स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो स्टूडेंट्स ये विल्सन क्लाउड चैम्बर एक रेडिएशन डिटेक्टर है। ठीक है, तो अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये कैसा रेडिएशन डिटेक्टर होता है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम डिस्कस करते आए हैं कुछ लेक्चर्स में रेडियो एक्टिविटी को, कि रेडियो एक्टिविटी हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, रेडियो एक्टिव को मैं यहाँ पे RA से शो कर रही हूँ। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्टेबल एलिमेंट्स में अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए वो कुछ रेडिएशंस को एमिट आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ, वो रेडिएशंस को एमिट आउट करते हैं जिसको मैं RAD से डिनोट कर रही हूँ रेडिएशंस को। तो स्टूडेंट्स ये जो रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं वो एक किस्म की नहीं होती, बल्कि वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और वो भी हम कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि वो किन टाइप्स की होती हैं। उन्हें रेडिएशंस आ रही हैं वो अल्फा रेडिएशंस हैं या बीटा रेडिएशंस हैं या गैमा रेडिएशंस हैं। तो उनके लिए मुख्तलिफ टाइप के डिटेक्टर्स जो हैं वो बनाए गए। उन्होंने इसको डिटेक्टर विल्सन क्लाउड चैम्बर कहलाता है। और जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट CTR विल्सन, ठीक है, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे CTR विल्सन, उन्होंने इसको क्रिएट किया था। ठीक है, उन्होंने विल्सन क्लाउड चैम्बर बनाया था 1911 में, और उसमें रेडिएशंस की इस खसूसियत को इस्तेमाल किया गया था कि हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज हैं कि वो किसी मटेरियल्स में से जब गुजरती हैं तो उस मटेरियल के एटम्स को आयनाइज करती हैं। ठीक है, अब जब वो आयनाइज करती हैं एटम्स को तो इनकी जो आयनाइजिंग पावर है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि उनकी जो आयनाइजेशन की पावर है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसी डिफरेंस को इस्तेमाल किया जाता है इस विल्सन क्लाउड चैम्बर में। कहते हैं कि जो हमारे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर है उसे मैं यहाँ पे WCC से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है ये किस तरह से इन रेडिएशंस को डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, ये यूज किया जाता है टू मेक द पाथ ऑफ द पाथ ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल्स को मैं यहाँ पे PAR से लिख रही हूँ। ठीक है, आयनाइजिंग पार्टिकल्स विजिबल। ठीक है, यानी कि जब ये आयनाइज करते हैं एक मटेरियल के एटम्स को तो तब उनका जो पाथ बन रहा होता है इन रेडिएशंस का उसको विजिबल करती है ये डिवाइस। ठीक है, ये जो हमारे पास सेटअप है विल्सन क्लाउड चैम्बर का, इसके अंदर उस आयनाइजेशन का पाथ जो है वो विजिबल होता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे पास कौन सी टाइप की रेडिएशंस हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, जो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस मोर इजीली ऑन डस्ट। ठीक है, ऑन डस्ट या फिर आयन पार्टिकल्स। ठीक है, आयन पार्टिकल्स, और फिर वही जो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड वेपर जब इन डस्ट पार्टिकल्स या आयंस पे कंडेंस होते हैं तो वो शाइन करवाए जाते हैं इस विल्सन क्लाउड चैम्बर में थ्रू लाइट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो सुपर सैचुरेटेड वेपर से इनसे क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स सुपर सैचुरेटेड वेपर से मुराद ये है कि जब हमारे पास एयर में किसी मटेरियल के वेपर्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी तादाद हो जाए, यानी कि उससे ज़्यादा वेपर्स उसके अंदर इंक्लूड ना किए जा सकें, तो उसे कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस मोर इजीली ऑन डस्ट और आयन पार्टिकल्स। ठीक है, तो वो जब हम डिस्कस करेंगे विल्सन क्लाउड चैम्बर को तो तब इस प्रिंसिपल को आपको डिटेल से मैं समझाऊंगी ताकि उस वक्त हमारा जो कॉन्सेप्ट है मज़ीद क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर होता है इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। ठीक है, इसको कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे विल्सन क्लाउड चैम्बर मौजूद है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्लास चैम्बर मौजूद है जिसके ऊपर एक ग्लास विंडो है। ठीक है, और इसी के नीचे यानी कि इस ग्लास चैम्बर के नीचे यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन मौजूद है।
ठीक है। और उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो रास्ते मौजूद हैं। एक रास्ते में से हमारे पास रेडिएशंस आएंगी, ठीक है, यानी कि रेडिएशंस जो कि होंगी अल्फा बीटा या गामा रेज, और दूसरी तरफ से हमारे पास लाइट के लिए रास्ता मौजूद है, यानी कि वो लाइट है जिसकी मदद से हम आयनाइजिंग पार्टिकल्स का जो पाथ है वो इल्यूमिनेट करेंगे यानी रोशन करेंगे ताकि हमें वो पाथ विजिबल हो सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया हुआ है जो कि अप्रॉक्सीमेटली है 1 किलो वोल्ट का, ठीक है, 1 किलो वोल्ट्स का यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहाँ पे हमारे पास वैक्यूम क्रिएट करने के लिए भी रास्ता मौजूद है, यानी कि जब ये पिस्टन हम मूव करेंगे तो उसकी वजह से जब हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो इस वैक्यूम के थ्रू रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के अंदर यहाँ पे इस ग्लास चैम्बर में अल्कोहल को रखा जाता है, ठीक है। अब अल्कोहल को कैसे रखा जाता है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अल्कोहल को एक खास फेल्ट पैड के अंदर एब्जॉर्ब करके उस फेल्ट पैड को यहाँ पे रखा जाता है। स्टूडेंट्स ये जो फेल्ट पैड है एक खास फोम सा स्ट्रक्चर होता है जिसको इस तरह के डिवाइसेस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर अल्कोहल को एब्जॉर्ब करवा के इस पिस्टन के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट कि जब हमने ये अल्कोहल का ये फेल्ट पैड इस ग्लास चैम्बर में रखा तो जो इस चैम्बर के अंदर मौजूद एयर है, ठीक है, एयर जो है वो सेचुरेट हो जाती है अल्कोहल से, ठीक है, सैचुरेटेड विद अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के साथ वो सैचुरेटेड हो जाती है, यानी कि जो अल्कोहल के वेपर्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स एकदम से इस पिस्टन को मूव किया जाता है कि हमारे पास रैपिड यानी कि अचानक एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है, ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन होती है, जिससे मुराद ये है कि एडियाबैटिक का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसके अंदर ना ही हीट एंटर हो, ठीक है, ना ही हीट एंटर हो और ना ही हीट रिलीज हो, ठीक है, ना ही हीट रिलीज हो, यहाँ फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लीव भी ना करे, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक कहते हैं। और जो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस हो रहा है वो रैपिड एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ठीक है, यानी कि जब हम इस पिस्टन को एकदम से मूव करेंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास एयर रिमूव होगी, ठीक है, और साथ ही क्या होगा कि हमारे पास जो ये चैम्बर है इसमें जो मौजूद हमारे पास अल्कोहल वेपर्स हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास एक सैचुरेटेड फॉर्म है यानी कि अल्कोहल के जो वेपर्स हैं वो एयर में सैचुरेट हुए हुए हैं, ठीक है, उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे जो मौजूद ग्लास चैम्बर है इसके अंदर प्रेशर जो है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगा और साथ ही जो टेम्परेचर है वो भी बहुत डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास जो टेम्परेचर है जो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है इस पिस्टन के मूव करने की वजह से, और साथ ही जो प्रेशर है वो भी बहुत कम हो जाता है, ठीक है, इस चैम्बर के अंदर, उसकी वजह से हमारे पास सुपर सैचुरेटेड वेपर्स जो हैं वो वजूद में आते हैं, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। तो सुपर सैचुरेटेड वेपर से स्टूडेंट्स ये मुराद है कि हमारे पास अब एयर के अंदर अल्कोहल के वेपर्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इससे ज़्यादा वेपर्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं किए जा सकते। या फिर दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस थी, ठीक है, उस वक्त जो हमारे पास वेपर्स थे अल्कोहल के एयर के अंदर, उसके मुकाबले में अब जब हमने ये कंडीशंस पैदा की जिसमें हमारे पास टेम्परेचर बहुत कम है और प्रेशर भी बहुत कम है, इन कंडीशंस में हमारे पास उन नॉर्मल कंडीशंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वेपर्स जो हैं अल्कोहल के वो एयर के अंदर सैचुरेट हो गए हैं। तो इस कंडीशन को कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड वेपर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं ये एक फॉग सी बना देते हैं, धुंध सी बना देते हैं, ठीक है। और वो जो हमारे पास फॉग सी बनती है इनकी वो क्लोज टू कंडेंसेशन होती है, ठीक है, क्लोज टू कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन से मुराद ये होता है स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास जो वेपर्स हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं ये अभी हमारे पास कंडेंसेशन के करीब हैं, यानी कि कंडेंस नहीं हो रहे बल्कि कंडेंसेशन के करीब हैं। और ये कंडेंस कब होंगे कि ये कंडेंस होंगे विल
कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, कि कोई डस्ट पार्टिकल्स हो तो उनके ऊपर ये एक तरह से चिपक जाएंगे, या फिर यहाँ पे अगर आइंस मौजूद हो तो उन आइंस के ऊपर भी ये चिमट जाएंगे और उसकी वजह से हमारे पास ड्रॉप्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं वो क्लोज हैं कंडेंसेशन के, और वो डस्ट पार्टिकल्स या आइंस के ऊपर कंडेंस होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए विल्सन क्लाउड चैम्बर वर्क करता है, और यही प्रिंसिपल हमने पहले स्टडी किया था। जैसे कि मैं आपको ऊपर दिखा दूं कि मैंने आपको कहा था कि प्रिंसिपल जो है सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस मोर इजीली ऑन डस्ट और आइन, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल अभी मैंने आपको समझाया है। तो इन्हीं सुपर सैचुरेटेड वेपर्स को जब अब हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि देखें, ये एक बात हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारे पास एक रास्ता मौजूद होता है जिसमें से रेडिएशंस एंटर होती हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास जो रेडिएशंस हैं, जिनको यहाँ पे मैं RAD से लिख रही हूँ, ये जब इस चैम्बर के अंदर एंटर होती हैं, ठीक है, तो आइंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आइंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। आइंस प्रोड्यूस होने के बाद हमारे पास जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं वो इन आइंस के ऊपर कंडेंस होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स जो हैं वो कंडेंस होते हैं, कंडेंस ऑन दीज आइंस, ठीक है, कंडेंस ऑन आइंस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास प्रोसेस क्या हुआ कि जो हमारे पास रेडिएशंस आई हैं, अब हमें नहीं पता कि वो रेडिएशंस अल्फा रेज हैं, बीटा रेज हैं या गामा रेज हैं, ठीक है। वो जब एंटर हुई है इस चैम्बर के अंदर तो उन्होंने इसके अंदर मौजूद एल्कोहल के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नॉकआउट किया है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास आइंस प्रोड्यूस हुए हैं। और फिर क्या होता है कि जो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं, ठीक है, वो इन आइंस के ऊपर कंडेंस होते हैं, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड वेपर्स स्टूडेंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास जो वेपर्स हैं वो किस तरह से सुपर सैचुरेटेड वेपर्स बनते हैं पिस्टन को मूव करने की वजह से। तो वो जब कंडेंस हो जाते हैं इन आइंस के ऊपर तो फिर ये जो हमारे पास आइंस हैं, ठीक है, इनके पाथ को, ठीक है, इनके पाथ को इल्यूमिनेट किया जाता है, ठीक है, पाथ इल्यूमिनेटेड, पाथ इल्यूमिनेटेड, यानी कि जैसे जैसे जो हमारे पास रेडिएशंस हैं वो आइंस प्रोड्यूस करती जा रही हैं, तो उन आइंस की वजह से जो हमारे पास ड्रॉपलेट्स से बनेंगे, ठीक है, जब इनके ऊपर पेपर्स जो है वो कंडेंस कर जाएंगे तो उनके जब ऊपर जब रोशनी डाली जाती है तो वो चमकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास जब ये अलग-अलग सारे के सारे जो आइंस हैं जिनके ऊपर कंडेंसेशन हुई हुई है, ये जब रोशन होते हैं तो हमारे पास उन रेडिएशंस का जो पाथ है वो इल्यूमिनेट होता है, वो रोशन होता है, ठीक है। और ये कैसे इल्यूमिनेट किया जाता है? बाय लाइट, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक रास्ता मौजूद है जिसमें से लाइट हम एंटर करवा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे पास पाथ है, ठीक है, वो विजिबल हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वो पाथ की मदद से उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं वो किस किस्म के हैं पार्टिकल्स को, ठीक करते हैं इस विल्सन क्लाउड चैम्बर में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स के लिए डायग्राम पुट की है कि ये उनका पाथ होता है जिसमें जब वो आयनाइज करते हैं पार्टिकल्स को, ठीक है, तो जो ट्रैक्स हमारे पास आते हैं वो किस तरह के आते हैं? वो हमारे पास आते हैं थिक, ठीक है, थिक, स्ट्रेट और कॉन्टिन्यूस, ठीक है, स्ट्रेट, स्ट्रेट और कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या मुराद है इन तीनों टर्म से, ठीक है। जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पाथ आ रहे हैं वो थिक है, ठीक है। थिक का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स हैं वो मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और वो आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जब वो एक रास्ते से गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन करते हैं। इस वजह से उनका जो पाथ है वो थिक यहाँ पे शो हो रहा है। दैट मीन्स कि एक जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन करते हुए जा रहा है अपने रास्ते पे, ठीक है। और स्टूडेंट, स्ट्रेट पाथ इनका इसलिए होता है कि चूंकि ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं तो हालांकि ये जब आयनाइजेशन करते भी हैं तो ये चूंकि मैसिव पार्टिकल्स हैं इसलिए ये इतने ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होते,
ठीक है। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर रहे हैं एक एटम में से, तो उसको नॉकआउट करने के बावजूद भी इनके पाथ में इतना डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि मैसिव पार्टिकल्स हैं, इसलिए इनका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट ही रहता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि तीसरे जो हमारे पास टर्म लिखी हुई है वो लिखी हुई है कॉन्टिन्यूस की, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास पाथ है ये टुकड़ों में नहीं आ रहा, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से डैशेस में नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ऐसे है, ठीक है, इंटेंस आयनाइजेशन की वजह से। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि ये इंटेंस आयनाइजेशन की वजह से हमारे पास ऐसे पाथ्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके मुकाबले में अगर हम डिस्कस करें बीटा पार्टिकल्स के पाथ्स को हैं, और साथ ही जो हमारे पास उनके लिए जो पाथ होता है वो कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो बीटा पार्टिकल्स के लिए पाथ आता है वो हमारे पास थिन लाइंस होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास थिन लाइंस होती हैं। और साथ ही जो हमारे पास ये लाइंस बनी हुई हैं, यानी कि जो ट्रैक है इनका बीटा पार्टिकल्स का, वो हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, वो हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस पाथ होता है, ठीक है। और हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास इरेटिक पाथ है, ठीक है, इरेटिक पाथ होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पास पाथ है ये थिन और डिसकॉन्टिन्यूस क्यों होता है, यानी कि इरेटिक पाथ क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये उतने मैसिव नहीं होते जिस तरह के अल्फा पार्टिकल्स मैसिव होते हैं, ठीक है। तो जब ये आयनाइजेशन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं किसी एटम में से, तो उसकी वजह से इनका जो पाथ होता है उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिसकी वजह से जब ये एक मटेरियल में से गुजरते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनको रिपल्सन बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो इनका पाथ होता है वो इरेटिक पाथ होता है, यानी कि इरेगुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इरेगुलर होता है, इरेगुलर पाथ, ठीक है, इरेगुलर पाथ। और जो इनकी आयनाइजेशन पावर होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स के, ठीक है। इसीलिए भी जो इनका पाथ है वो थिन ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की तरह थिक नहीं होते। और चूंकि इनकी आयनाइजेशन पावर उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी डिफ्लेक्शंस की वजह से भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास इरेगुलर पाथ है ये किस वजह से होता है, ये होता है फ्रीक्वेंट डिफ्लेक्शंस की वजह से, ठीक है, फ्रीक्वेंट डिफ्लेक्शंस की वजह से, ये हमारे पास इरेटिक पाथ होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं कि अगर हमारे पास गैमा रेडिएशंस हों, ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास कैसा पाथ आता है, ठीक है। यहाँ पे रेडिएशंस को मैं RAD से शो कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स गैमा रेज के लिए हमारे पास इस तरह का पाथ आता है, यानी कि जो हमारे पास पाथ होता है वो बिल्कुल डिसकॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, कोई डेफिनेट ट्रैक नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि नो डेफिनेट ट्रैक। उसके पार्टिकल्स यानी कि जो एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स को बहुत कम आयनाइज करते हैं, इस वजह से इनका जो ट्रैक्स होते हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो इनकी आयनाइजेशन पार होती है वो बहुत कम होती है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास तीनों टाइप की रेडिएशंस हैं इनके जो हमारे पास ट्रैक्स हैं उनकी अगर लेंथ देखी जाए कि ये पार्टिकल्स कितनी दूर तक आयनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, तो उनकी जो लेंथ है ट्रैक्स की, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ ऑफ ट्रैक्स, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के, ठीक है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के। यानी कि कोई पार्टिकल जितनी एनर्जी का होगा उतनी ज़्यादा वो आयनाइजेशन करेगा और उतना ही उसका जो ट्रैक है वो विजिबल होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स इसी तरह से जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था इस विल्सन क्लाउड चैम्बर में जो कि था 1 किलो वोल्ट्स का, ठीक है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो अनवांटेड आयंस हैं वो इस चैम्बर में से क्लियर किए जा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पास करवाई जाए तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट करेंगे मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, और उन पार्टिकल्स की जो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके मास कैलकुलेट कर सकते हैं,